गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा ऐसा वो वैसा जैसे पर्वत अंचल सा 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 धन्यवाद साथियों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करता और ऐसे भी बोकारो जिला के इंटर के हमारे नेता वीरेंद्र चौबे जी के रिकमेंडेशन पर और उन्हीं के द्वारा लेकर देकर के उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे ही नेता नहीं, वीर वीरेंद्र चौबे की जब आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय नेता है। वीर वीरेंद्र चौबे को भारत इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है जिसका 350 मतलब 3,50,00,000 मेंबरशिप है। वहां की जितनी 6-7 हजार यूनियनें भारत में हैं, सब वीर वीरेंद्र चौबे को जानता है। वीर वीरेंद्र चौबे को सभी लोग जानते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि बोकारो स्टील के महामंत्री हो तो हैं, उसमें तो कुछ शक की दूर दूर तक गुंजाइश ही नहीं है। वही है, वही रहेंगे। झारखंड इंटर के तो नेता वो है, हमारे महामंत्री हैं, वो रहेंगे, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता है, हमारे भारत के मजदूरों के नेता है। मंच पर बैठे हुए हमारे अभिभावक, हमारे नेता बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय साहब, हमारे साथी महेंद्र मिश्रा जी, विनोद राय जी, अजय जी की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। सामने बैठे हुए जमशेदपुर टाटा से आए हुए हमारे इंटर के और साथ साथ टाटा की बड़ी बड़ी कंपनियों के सब नेता लोग और बोकारो स्टील प्लांट के और बोकारो के यूनिट के जितने साथी हमारे बैठे हुए हैं नेता। और सरजू केवल जी कहाँ है? हमारे नेता सरजू केवल जी, बटुक मिश्रा जी, हमारे भाई दीपक मिश्रा जी हैं और मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, बोकारो के कुछ साथी और जमशेदपुर के कुछ साथी अजय सिंह जी को लेकर हमारे पास आए मिलने के लिए, और मैं धीरे धीरे सभी जिलों में वहां का जिलाध्यक्ष बनाने के क्रम में हूं। अभी कुछ जिला बना चुका हूं, कुछ जगह बनने वाला है।
तो साथियों से जब बातचीत हुई तो उनसे इस बारे में चर्चा हुई बोकारो स्टील के बारे में, बोकारो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि यहाँ पर जिलाध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो उनके साथ अजय जी भी आए हुए थे, बैठे थे साथ में, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था, मैं जानता नहीं था। तो उन लोगों ने उनको हमसे इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि ये राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर हैं, स्पोर्ट्स में बड़ी अच्छी की पहचान है, पकड़ है, बड़ी इज्जत है अजय सिंह जी की। तो हम बोले भाई लेकिन हमारा जो संगठन है वो तो फुटबॉलर्स का नहीं है, स्पोर्ट्समैन का संगठन नहीं है, ये तो मजदूर लोगों के लिए आंदोलन करने वाला टीम है, ये मजदूरों की लड़ाई करने वाली टीम है। तो स्पोर्ट्समैन के रूप में तो बहुत प्रसिद्धि मिली है आपको, पूरे देश में राज्य में लोग जानते हैं अजय सिंह जी को। इंटर में कैसे काम करेंगे, यहाँ पर तो दूसरी दुनिया होती है। और हम अभी बात कर रहे हैं बोकारो स्टील और बोकारो डिस्ट्रिक्ट के, तो आप वहां पर वीरेंद्र चौबे जी को जानते हैं? बोले हाँ सर, वीरेंद्र चौबे जी को वहां कौन नहीं जानता है। तो वीरेंद्र चौबे जी तो हमारे नेता हैं, आपको पता होगा कब कि वो नेता हमारे हैं। तो आप वीरेंद्र चौबे जी के साथ काम करेंगे मिलकर के, उनका झंडा ढोएंगे? तो बोले सर बिल्कुल। हम बोले उनका वो राम हो गए तो आप हनुमान बनेंगे? तो बोले सर बिल्कुल उनका हनुमान होगा मैं। बोले कि देखिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हैं, वो मजदूरों के गांधी हैं भारत में। भारत में मजदूरों के गांधी मतलब डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी। हम लोग सब उनके हनुमान हैं, हम लोग कोई नेता होता नहीं है। हम लोग जैसे प्रदेश अध्यक्ष कितना बनाते रहते हैं देश में, कितने लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते रहते हैं, कितने राष्ट्रीय महामंत्री बनाते रहते हैं, राष्ट्रीय पूरे भारत में बनाते रहते हैं। जब तय कर लेते हैं कि फलाना आदमी को हमको आईएलओ में भेजना है, स्विट्जरलैंड में, पूरी दुनिया में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगा, भारत का प्रतिनिधि भारत से जो जाता है आईएलओ में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रतिनिधि, वो इधर का 5-6 देशों का प्रतिनिधित्व अकेले करता है वहां पर। तो जिस दिन डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी तय कर लेते हैं कि अब ये व्यक्ति आगे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर दुनिया के सामने प्रतिनिधित्व करेगा हमारे मजदूरों का, उसी दिन नॉमिनेट कर देते हैं, बन जाता है। और अभी हाल ही में हमारे नेता, बड़े कदावर नेता है अशोक सिंह जी उत्तर प्रदेश के, जो वहाँ के स्टेट के भी प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया और आईएलओ के नेता बन गए। कुछ दिन पहले केरल के हमारे नेता थे चंद्रशेखर जी, उनको 3-4 साल तक आईएलओ का नेता बना करते थे। तो एक ऐसा नेता है जिस दिन निर्णय देते हैं उस दिन उसको कुछ भी बना देते हैं। हम लोग उनके शिष्य हैं सर। तो अगर आप वीरेंद्र चौबे जी के नेतृत्व में काम करेंगे, उनका झंडा ढोएंगे, उनके लिए लाठी डंडा लेकर तैयार रहेंगे, जहां बोलेंगे हाजिर रहेंगे, तो आप हमारे वहां नेता बन सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत होगी तब तो संभव नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हमारे नेता तो मात्र वही है, उन्हीं को जानते हैं, हम भी वही को जानते हैं, डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी। बोकारो स्थित अब बोकारो, अगर डॉक्टर संजीवा रेड्डी से कोई जाकर बात करे तो बोले केवल एक आदमी को जानते हैं, वीरेंद्र चौबे जी को, वो नेता सीधा स्पष्ट। और सेल के चेयरमैन पूछे, सेल की कंपनियां जितनी है मैनेजिंग डायरेक्टर पूछे, कौन है वहां नेता? डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जानते हैं। तो आप अगर उनके साथ काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको बहुत मजबूती मिलेगी, आपको बहुत तो आगे बढ़ाएंगे। आप जिन मुद्दों को भी लेकर जाएंगे वो भागने वाले आदमी नहीं, लड़ने वाले हैं। आदरणीय पीएम त्रिपाठी जी के जाने के बाद, यहाँ से गुजरने के बाद, अगर इंटर को कोई बचा कर रखा है तो वीरेंद्र चौबे बचा कर रखे हैं इंटर को, बोकारो, और कोई नहीं। और सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, मजदूर की लड़ाई केवल चौबे जी लड़ते हैं और आज भी लड़ते हैं। तो अजय जी बिल्कुल हर चीज में 100% बोले कि सर आपको कभी भी किसी शिकायत नहीं मिलेगी, चौबे जी के साथ मैं रातों करूंगा, जो कहेंगे जैसे कहेंगे वैसे मैं काम करूंगा। बोले बस हमको बोकारो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऐसा ही चाहिए, केवल एक कंडीशन हमारी है और कुछ नहीं। आप इंटर ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, राष्ट्रीय प्लेयर है, बड़े लिए गर्व की बात। हमारा एक छोटा भाई राष्ट्रीय प्लेयर है। बटू गुजरात से रवि चौबे जी से बात मैं कर रहा था कल सुबह की, परसों मॉर्निंग में घर पर हमारे विष्णुपुर में बातचीत हो रही थी। तो इन्होंने से अजय जी के बारे में बात की तो बटू जी सामने बैठे हुए बोले सर अजय सिंह पहचान की मोहताज नहीं है। तो जब बिहार एक राज्य होता था उस जमाने में उनको सब जानता था, टॉप क्लास प्लेयर है।
बड़ा स्पष्ट उन्होंने बोला। तो हम लोगों ने तय किया और हमें लगता है कि ये रिकमेंडेशन स्वयं वीरेंद्र चौबे जी का है कि नहीं, उनको अध्यक्ष यहाँ बनाया गया। तो आप सभी लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और शायद हम पब्लिकली सुनना भी चाहेंगे कि अजय जी अब आप वीरेंद्र चौबे जी जो बोलेंगे वैसे करना है आपको, ठीक है ना? हनुमान बन कराना है राम का। दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर सच में आप मजदूर हैं, मजदूर वर्ग से आते हैं, मजदूरों के प्रति आपके दिल में स्थान है, आप सच में महसूस करते हैं कि मजदूरों के लिए काम होना चाहिए, उनको मदद की जानी चाहिए, उनका हक, उनका अधिकार का लड़ाई हमें लड़ना चाहिए, तो यह समय आ गया है जब हम सभी लोगों को खड़ा हो जाना पड़ेगा, उठ जाना पड़ेगा। इस देश में मजदूरों के साथ जितना अंग्रेजों के जमाने में अन्याय नहीं हुआ है, उससे ज्यादा अन्याय अभी भारत में मजदूरों के साथ अभी की जो राष्ट्रीय सरकार हमारी है वो कर रही है। बहुत सारे लेबर लॉज इस देश में बने हैं, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम करीब 44 लेबर लॉज इस देश में मजदूरों के लिए बने थे। उन कानूनों में मैक्सिमम कानून जो मजदूरों के पक्ष में बने थे वो अंग्रेजों के शासनकाल में बने थे, 1947 से पहले। और 1947 के बाद जितने कानून बने वो सब कांग्रेस पार्टी के बने हैं, कांग्रेस की सरकार में। और अभी की सरकार आने के बाद उनको लग रहा था कि भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा इस देश का नुकसान अगर हो रहा है, सबसे ज्यादा उद्योग धंधे को नुकसान हो रहा है, ये मजदूर जाति के लोग करते हैं। इसलिए आते आते उन्होंने सोचा कि और कुछ करें या न करें, सबसे पहले मजदूरों के लिए जो बनाए गए कानून है, जिसकी सुरक्षा की वजह से वो अपना हक की लड़ाई लड़ते हैं, उसी को क्यों नहीं छीन लिया जाए, उसी को वापस ले लिया जाए। स्ट्राइक करने का उनको अधिकार मिला हुआ है जन्मजात, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में स्ट्राइक करने का अधिकार होगा, स्ट्राइक करना बंद कर देंगे, नहीं करेंगे वो। अपने जो रिवाइज कानून बनाए हैं उसको बंद कर दिए, अब स्ट्राइक नहीं कर सकते। बहुत दिनों से उद्योगपति लोग परेशान थे। इस देश में इंस्पेक्टर राज चलता है। इंस्पेक्टर राज मतलब चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को हमारे देश में पावर था कि अगर किसी उद्योग में गलत काम हो रहा है, असुरक्षित काम हो रहा है, कानून विरुद्ध कोई काम किया जा रहा है, तो उस कारखाने में लॉक लगाने का, ताला बंद करने का उसको पावर दिया गया था कानून में। तो उसको मालिकों के द्वारा कहा गया इंस्पेक्टर राज। इन्होंने क्या कर दिया कि आने वाले दिनों में कोई इंस्पेक्टर अपना से जाकर सडनली अचानक उद्योग में जा ही नहीं सकते हैं चेक करने के लिए। उनको पहले मालिक को बताना पड़ेगा, 2-4 कंपनी के लिस्ट में उनको लॉटरी निकालना पड़ेगा। जब लॉटरी में उनका नाम आएगा कि किस कंपनी में जाकर उनको जांच करना है, तब उस कंपनी में जा सकते हैं। आप बताइए कि जो इंस्पेक्टर किसी उद्योग में जाकर के खबर करके जाएगा मालिक को, लॉटरी से नाम निकलेगा तो वहां कुछ गलत चीज पकड़ाएगा। ये सुविधा दे दिया है। डीएससीबी सभी जगह इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जब तक कोई मजदूर रिप्रेजेंट ना करे उनके पास कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तक वो लेकर नहीं ले सकते। इस कदर चुनाव को बदला, जो कानून है मजदूरों का, उसको बदला जा रहा है। अब दूसरी उनकी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या यह थी कि जब सरकार में आए तो उन्हें पैसे की जरूरत थी। भारत में पैसे से बहुत चुनाव लड़ा जाता है। हमारे देश में पैसे से चुनाव लड़ा जाता है, बड़ा मैटर करता है, बहुत महत्वपूर्ण उसका रोल होता है पैसे का, मनी का। अभी पैसा आएगा कहां से? ये तो उद्योगपतियों के पास होता है, गरीब मजदूर किसान के पास तो होता नहीं है। तो चुनाव में सबसे पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों हजार करोड़ रुपए लेकर के सरकार बना लिए, मेजोरिटी में आ लिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि चूंकि वो उनके उबलाइज हैं, उनसे उनको रिटर्न करना है, वापस करना है, तब उन्होंने तय किया है कि भारत की जितनी भी उद्योग इंडस्ट्री है
वो देश की हो, भारत के वर्ष की हो, राष्ट्र की हो या राज्य की हो, उस सबको धीरे 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 हम प्राइवेट मालिकों को दे देंगे, बेच देंगे। और वहां से जो पैसा आएगा अपना लगाएंगे। तो लाए ना कितना 8,000 करोड़ का प्लेन लाए हैं ना, आया ना हमारे देश में प्रधानमंत्री के 8,000 करोड़ का प्लेन। भारत में शायद अंगल का इतना महंगा प्लेन तो अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है दुनिया में। उतनी बड़ी, सबसे बड़ी उनकी समस्या थी अपनी सुरक्षा, और उतनी अय्याशी वाली, उतना जबरदस्त प्लेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है, वैसी शायद 8,400 या 5 करोड़ की खाली अकेली प्लेन है, वो दिया गया। पैसा कहां से है? देश के पास तो पैसा ही नहीं है, सरकार के पास तो पैसा आता कहां से है? तो पैसा उद्योगपतियों से है। तो उद्योगों को बेचे प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। प्राइवेट कंपनियां पहले जितने परमानेंट कर्मचारी हैं उनको बाहर करेंगे धीरे 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 करके, और नया एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगी। उनके जब पर ठेकेदार मजदूरों के द्वारा काम कराया जाएगा, उनको मिनिमम वेज दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे मालिक हैं कि आज जो मिनिमम वेज भी नहीं देते हैं, ESI का बेनिफिट नहीं देते हैं, PF का बेनिफिट नहीं देते हैं, ऑफ नहीं देते हैं, ओवर टाइम देते रहते हैं, सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं कराते हैं। ये हालात है इस देश में मजदूरों का। और हम आप जब कुछ जाते हैं आंदोलन करेंगे उनके पक्ष में लड़ने के लिए, तो सरकार कहती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या क्रिएट कर रहे हैं। आपको अधिकार नहीं है, आप कानून के थ्रू आइए, आप अगर जाइएगा तो हम आपको उठाकर बंद कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। तो हमें यहां बंद रोक दिया जाता है। ये इस देश का हालात है। हमने अजय जी से बोला था कि आपके यहाँ विस्थापित लोगों का प्रोटोकॉल इशू है, जमींदाताओं का पुराना इशू है। हमारे बोकारो में बहुत सारे लड़के यहाँ अप्रेंटिस में आते हैं, उनकी नौकरी आजकल नहीं होती है। अजय जी को बोले थे कि आप वीरेंद्र चौबे जी उनकी टीम को पकड़िए, अगर कोई कुछ बोकारो स्टील में करा सकता है, कोई कुछ दिला सकता है, प्रबंधन से कोई बात कर सकता है, तो मात्र वीरेंद्र चौबे जी को पकड़िए, आसानी से कुछ करेंगे। अन्यथा आज के युग में ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, जहां मालिक चाहते हैं कि हम परमानेंट जॉब दे ही नहीं, धीरे धीरे कंट्रैक्ट लेवल बदल दे पूरा। और विस्थापित की बात तो जमीन लेने की बात हुई थी, उस समय तो भूल ही गए लोग, जमीन लिए थे उसको नौकरी में देने के वादा किए थे, भूल ही गए। तो उन गरीब लोगों का जिसका जमीन लिया उसको नौकरी देना चाहिए। अप्रेंटिस से प्रोडक्शन किया जाता है कारखाने में, क्या किया जाता है? आते हैं ट्रेनिंग के लिए और उनसे भरपूर प्रोडक्शन लिया जाता है। जब उनको कुछ देने की बात आती है तो गड़बड़ी के बाद समस्या आ जाती है। तो मित्रों, जैसा हमारे नेता चौबे जी बोल रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी हमें दी है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में आइन को सुमजबूत करना है। आपको सभी शहर में, जेलों में जाकर विजिट करनी है, वहां लोगों को बात करना है, वहां संगठन बनाना है, अच्छे और डायनेमिक लीडर को डेवलप करना है, वहां की मेंबरशिप बढ़ानी है। और सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र का मतलब आपको क्लियर समझ जाइए कि भारत में जितने मजदूर हैं, करीब अभी आज के डेट में भारत में मजदूर कुछ 44 करोड़ है भारत में, 44 करोड़। उसमें से केवल 7 या 8% लोग हैं जिनका कोई संगठन है, जिनका यूनियन है, जिससे वो जुड़े हुए हैं, अपनी आवाज और यूनियन के माध्यम से प्रबंधन तक पहुंचा सकते हैं। उनकी संख्या केवल 7-8% है। अर्थात 92% लोग इस देश में काम करने वाले का कोई संगठन नहीं है। अगर वो केवल अपनी आवाज उठाए कि हुजूर हम लोग 8 घंटे के जगह पर 12 घंटा काम किया जा रहा है, मुझे रोटी नहीं दिया जाता है, मुझे ऑफ नहीं दिया जाता है, मुझे सर्विस नहीं देते हैं आपका खाने में काम करने के लिए, पूरा मिनिमम मुझे नहीं मिलता है, तो उसको मालिक बोलता है कि आप जैसे लाखों लोग काम करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने अपराध क्या किया? उसने केवल यही कहा कि हमको मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, राज्य के द्वारा निर्देशित है, हमें सेफ्टी के उपकरण को आपको देने चाहिए, हमको ऑफ का हफ्ता में 1 दिन का रेस्ट आपको देना चाहिए, ये सारी का सुविधा तो हमको लेना चाहिए, पीएफ का पैसा तो मेरा कार्ड में जमा होना चाहिए। यही वो बहुत बड़ी गलती अपराध करता है। अगला दिन उसको बताता है कि इनको देश से बताने दिया, सिक्योरिटी को आदेश होता है कि रोक दिया जाए। और सचमुच इतनी बेरोजगारी देश में है, इतनी मजबूरी है, इतनी गरीबी है कि सच में उस व्यक्ति के जाने के बाद हजारों लोग लाइन में आ जाते हैं वहां काम करने के, और उसका भरपूर फायदा वो उठा रहा है।
आप दोस्तों से मैं व्यथा इसलिए सुना रहा हूं कि मैं मजदूर हूं, कारखाने में काम किया हूं 30, 35, 40 साल, मशीनों में भी काम किया हूं, ऊपर से नहीं आया हूं। ऊपर से मतलब हमारे बाप दादा कोई मंत्री नहीं थे, कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े मिनिस्टर, कोई बड़े पोस्ट पे नहीं थे, बहुत साधारण परिवार से, किसान घर से आता हूं और कारखाने में काम किया हूं, स्ट्रगल किया हूं मशीनों में जा करके। मजदूरों की पीड़ा को हम जानते हैं, उनके साथ क्या होता है, कैसे काम लिया जाता है। इसलिए व्यथा आपको सुना रहे हैं कि शायद सुनने के बाद आपके भी दिल में, आप इंसान हैं, आपके दिल में हृदय तो है, कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं, अगर हम लोग को भी मौका मिले तो मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हम लोग केवल अपनी जिंदगी जीते हैं, अपने परिवार के लिए जिंदगी जीते हैं। ये कौन सी बड़ी जिंदगी है? इस दुनिया में कौन ऐसा जीव जंतु है जो अपने परिवार के लिए नहीं जीता है? सभी प्राणी अपने परिवार और बाल बच्चे का टेक केयर कर लेता है। केवल इंसान है जो दूसरे के लिए जीता है, दूसरे की मदद करता है, दूसरे के लिए खड़ा रहता है। उसमें आपको शामिल होना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं रुका, को बहुत समय ले चुके हैं। अजय जी को, टायर टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं। पिंजरा जोड़ा से वो शुरू किए थे हम लोग का स्वागत करना, कुछ 8-10 जगह बीच में माला पहनाए, रैली निकाले, बहुत अच्छी व्यवस्था की, जबरदस्त। मुझे पता है कि आजकल कोई भी कार्यक्रम को आयोजन करने में कितनी तरह की परेशानियां आती है, किसी भी आयोजनकर्ता को कितनी दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सब कुछ करके अपना अच्छा व्यवस्था किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमें लगता है कि अजय जी, चौबे जी के नेतृत्व में एक अच्छा काम करेंगे। जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ बनाएंगे पूरे जिले में, जिसको सबको सम्मिलित करेंगे, सब तरह के लोगों को, और फिर चौबे जी से अप्रूवल लेंगे, उनका राय लेंगे, और फिर उसके बाद में आएंगे तो फिर हम उसको अप्रूव करेंगे, ताकि जिले की कमेटी तैयार होगी और काम करेगी। मैं दोस्तों आपको से यही आग्रह करता हूँ कि हमने जो व्यथा आपको सुनाई मजदूरों के लिए भारत में, और सरकार की जो रवैया तानाशाही सुनाई, इसका मतलब कतई नहीं कम कमजोर हो गए हैं, ये मत समझ लीजिएगा आप। इसकी भूल कभी मत कीजिएगा कि हम लोग कमजोर है, मजदूर कमजोर है, किसान कमजोर है, गरीब कमजोर होता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं, दुनिया में बड़ा बड़ा आंदोलन गरीब करता है, मजदूर करता है, किसान करता है। अमीरों में शक्ति नहीं है कोई आंदोलन करने का धरती पर, ये हम लोग करते हैं। दिनकर जी ने कहा है, मानव तब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य में वो क्षमता ईश्वर ने दे रखी है। हम आप जिस दिन संकल्प ले लेंगे कि चाहे जो होगा करेंगे, लेकिन मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, होने वाले अन्याय को आप रोक सकते हैं। जरूरत है डिटर्मिनेशन का, जरूरत है विल पावर की, जरूरत है इच्छा शक्ति की, जरूरत है आंदोलन की, और एक साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आपको से उम्मीद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग मिलकर आइए, हम अपने संगठन को मजबूत करें, असंगठित मजदूरों को जोड़ें, उनके साथ हो रहे न्याय को रोकें और ताकत से आगे बढ़ें और मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर जी रेड्डी जो सपना देखते हैं भारत में मजदूरों के लिए, उसको पूरा करें और उस सपने को पूरा करने के साथ साथ अपने भी सब मजदूर हों। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद।